It's not just Trump. 2012 में ओबामा होते, 13 में ओबामा would have been the president. And ओबामा के टाइम में ही they did an operation called Operation Badger, Money Badger, against Maduro. So they've been tracking Maduro. Maduro के आसपास they had built a network of spies. So Maduro का एक position they have been tracking for months now. CIA के एजेंट से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने पूरा प्रेसिडेंशियल पैलेस बना डाला यूएस में और उसमें प्रैक्टिस कराई दर्जनों बार इस डेल्टा फोर्स को। तभी तो उनको पता था एग्जैक्ट कौन सा कमरा किधर लेफ्ट मुड़ना है, किधर राइट मुड़ना है, कौन सा गेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, सब कुछ पता था। वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन आप यहाँ पे इसलिए भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए ईरान गिर भी गया, मान लीजिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये पूरा गिर गया और ये पूरा आयतुल्लाह रजीम खत्म हो गई, फिर क्या होगा? ईरान में कुछ ऐसा ऑपरेशन होगा तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हिलेगा। तो इसके जो तार हैं वो लंबे हैं, इसलिए इसको इतने सिंपल मडूरो स्टाइल ऑपरेशन से आप नहीं गिरा पाएंगे। इनफैक्ट यू कैन मेक समथिंग वर्स। वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये चीज़ हो रही है वाज न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो, बिकॉज वी डोंट नो वेदर ईरान हैज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब या बनाने के कगार पर है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान को टॉपल करना इतना आसान नहीं होगा जितना मडूरो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डिजिटल टॉक में, जिसमें हम एक खास मेहमान के साथ बात करते हैं और आप तक कई अहम जानकारियां पहुंचाते हैं। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं सृजन पाल सिंह जी, उनकी उपलब्धियां गिनाना बहुत ज़रूरी है। विदेश के जाने माने साइंटिस्ट हैं, इसरो में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, IIM अहमदाबाद के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेखन में उनकी रुचि है, कई किताबें आपको उनकी पढ़ने को मिल जाएंगी। आप उनका पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, वे कई अहम जानकारियां देते हैं आप तक। वे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के एडवाइजर रह चुके हैं, उनके साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और कलाम साहब के विजन को आगे बढ़ाने का वो लगातार काम कर रहे हैं। बच्चों को स्पेस की, साइंस की एजुकेशन कैसे सस्ती और सुलभ मुहैया हो सके, इसके लिए सृजन पाल सिंह जी लगातार काम कर रहे हैं। वे कलाम फाउंडेशन के फाउंडर हैं और होमी लैब के CEO भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सृजन पाल सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में, डिजिटल टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय आपने हमारे साथ शेयर किया है। सर, आपसे बात करने बैठे हैं तो कहाँ से शुरू करें, इतनी जानकारियाँ आपके पास हैं। हम रणनीतिक मुद्दे पे बात करें, हम साइंस पे बात करें, हम फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जो दुनिया के अभी जो हालात हैं, जो आप देख रहे हैं कि जंग की आहट कई जगह से सुनाई दे रही होगी आपको। अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान के जो ताज़ा हालात हैं, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, जानलेवा प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे कई जाने गई हैं। तो आप इन प्रदर्शनों के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? नमस्कार आप सभी को और आप सभी दर्शकों को भी, और धन्यवाद मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रतिभा जी। आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, इट्स एन ऑनर टू सिट अक्रॉस यू। तो अब हम आपके सवाल पर आते हैं। तो ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं, ईरान में प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। ईरान में पहले शाह हुआ करते थे, शाह पहलवी, उनको हटा करके एक प्रोटेस्ट आई। वो प्रोटेस्ट CIA फंडेड थी, रेवोल्यूशनरीज आए, फिर रेवोल्यूशनरीज के बाद वो भी नहीं पसंद आए अमेरिकन को, तो उन्होंने फिर आयतुल्लाह को लगा दिया। फिर वो भी नहीं पसंद आए तो उन्होंने फिर से रेवोल्यूशनरीज के पीछे पैसा लगाया, लेकिन तब वो उसको सत्ता पलट नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन के पीछे अमेरिका ने सपोर्ट किया। पहले सद्दाम हुसैन को, इराक को अमेरिका ने सपोर्ट किया था 1980s में, और 1990s में जब पसंद नहीं आए तो उनको हटा दिया। सो देयर इज वेस्टर्न पावर्स हैव बीन प्लेड, एंड अमेरिका इंक्लूडेड, बट मैनी अदर्स। मिडल ईस्ट और जो ईस्ट साइड है, उस जगह पॉलिटिकल गेम्स को खेलने में पश्चिम वर्ल्ड इज अ मास्टर एंड दे फील इट्स देयर टेरिटरी। तो ईरान की प्रोटेस्ट के पीछे कई हाथ हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका इज एन एनिमी ऑफ ईरान। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल इज एन एनिमी ऑफ ईरान। दे हैड अ वॉर 6 महीना पहले। तो ये भी कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट खुलेआम बोल रहे हैं कि वी आर विद द प्रोटेस्टर्स, वी वांट द प्रोटेस्टर्स टू टॉपल द गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट कुछ उनके खिलाफ एक्शन लेगी, रेड लाइन क्रॉस तो वो रेड लाइन क्रॉस किया, तो रेड लाइन हालांकि क्रॉस करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी रेड लाइन थोड़ी थोड़ी पीछे होती जाती है हर बार। तो अमेरिका विल टेक मिलिट्री एक्शन, एंड अमेरिका हैज डन इट। मतलब इन्हीं की सत्ता में किया है, 6 महीना पहले किया है। तो एक तो कारण ये तो डेफिनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देश सिर्फ विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर के इतना उत्तेजित हो जाता है कि सड़कों पर लोग आ जाते हैं, मारकाट चालू है।
बाय एस्टिमेट्स 2400 से लेकर के 10,000 तक के डेथ के एस्टिमेट्स हैं। जी सही बात। तेहरान के आसपास के मोर्ग इतने भर चुके हैं कि सड़क पे लाशें कई ह्यूमन राइट एजेंसीज की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है इस पर। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा हो गया, यानी इस कहानी के पीछे जाना आवश्यक है। कुछ तो ऐसी फंडामेंटल वीकनेस है ईरान में जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं, तो उसको थोड़ा आंकड़ों में भी समझते हैं। पिछले 8 साल को अगर हम देखें, यानी 2017 से लेकर के 2025 तक, तो जो ईरान की जीडीपी थी वो लगभग 886 बिलियन डॉलर से घट के अब 350 बिलियन डॉलर पर आ गई है, यानी कि 30% जीडीपी घटी है। उस पीरियड में जहां भारत और बाकी देशों की जीडीपी 30% क्या 50% के आसपास बढ़ गई होगी, उस जहां लोगों को 30% अमीर होना चाहिए था, वहां लोग 30% गरीब हो चुके हैं। महंगाई भी बढ़ गई है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, ईरान में इट्स अ सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी, यानी तेल बेच करके ईरान पैसे कमाता है और उस पैसे से का कुछ हिस्सा सब्सिडीज में डाल देता है, जिससे कि जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, विशेषकर खाने पीने की चीज़ें, उनके दाम नीचे रहते हैं। तो अगर जीडीपी गिरती रहती और प्राइस भी गिरता रहता तो भी लोग चला लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पिछले 1 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन है ईरान में वो 50% है और फूड इन्फ्लेशन 70% है। ये बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ की फूड इन्फ्लेशन जो आज की रिपोर्ट आई है वो 1.77% है, यानी 1% से वो 70% पर है। जो चीज़ पिछले साल 70 रुपये का 100 रुपये का अगर आटा आता था तो अब 170 रुपये का आएगा, और उसी दौरान आपका जो इनकम है वो गिरता जा रहा है। तो जाहिर है जनता का रोष होना है। जनता रोष करेगी। अब लेकिन इसके भी एक परत नीचे जाते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? तो ईरान, ऐसा तब होता अगर ईरान तेल नहीं बेच पाता, लेकिन इस पूरे साइकिल में चाइना बड़े भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीद रहा है। इनफैक्ट 90% ऑफ इरानियन ऑयल एंड गैस गोज टू चाइना, और ईरान में बहुत सारा तेल और गैस है, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। ईरान ने पिछले 1 साल में लगभग 65 बिलियन डॉलर का तेल बेचा, लेकिन जो ईरान का बजट है वो सिर्फ 45 बिलियन है, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। यानी कि तेल ज़्यादा बेच रहा है लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू उससे कम है। नहीं, मुनाफा तो है, तेल तो निकाल के आप बेच रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है इस पैसे का फिर? क्योंकि अगर 65 बिलियन का तेल बेचा तो 45 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू ही क्यों बना पाई गवर्नमेंट? इसलिए बिकॉज इस तेल को बेचने में जो 65 बिलियन है, इसमें से लगभग 10 बिलियन ईरान फंड करता है प्रॉक्सी वॉर्स को, जिसमें कई नाम आते हैं, जिस पर इजराइल जिसके लिए हमेशा कहता है दुनिया भर में ईरान इज फंडिंग प्रॉक्सीज, नंबर 1। नंबर 2, इसका आधा, सबसे बड़ा हिस्सा, आधा पैसा जाता है तेल बेचने का टू प्लेकेट एंड हेल्प द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ईरान की फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस गवर्नमेंट का, उसमें जो रिलीजियस एलिमेंट है वो आधा पैसा तेल का ले लेते हैं। मतलब अपनी इस्लामिक सत्ता को बनाए रखने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को 50% पैसे देते हैं। सत्ता को बनाना तो बाद की बात है, लेकिन सीधे जाकर के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में पैसा, यानी मस्जिदों में और मदरसों में 50% पैसा चला जाता है इसका। 10 बिलियन उधर गया और 30 बिलियन चला गया इसमें, 50%। ठीक है। इसके बाद ईरान को रिसेंटली वॉर लड़ा, जिसमें करीब उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भारी मात्रा में बढ़ा दिया। वो जो आप हिजबुल्लाह और हमास इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात, हिजबुल्लाह हमास प्लस अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको जो अमेरिका ने रिसेंटली उन पर अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, और रीबिल्ड करने में अच्छा खासा पैसा चला गया। यानी ईरान के पास जो तेल बेचा उससे कुछ पैसा बचा नहीं अपनी जनता को सब्सिडीज देने के लिए, और इसी वजह से ये इन्फ्लेशन आ गया। तो जनता देख रही है कि आप तेल बेच रहे हैं, आप तो खूब पैसा बना रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं और सामान महंगे होते जा रहे हैं। और इसीलिए ईरान में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान में 2 प्रमुख समुदाय हैं, आयतुल्लास यानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा बाजारीज यानी कि व्यापारी। और व्यापारी और ये आयतुल्ला अब तक 1979 से लेकर आज तक एक साथ थे। ये इनको फंड करते थे और ये इनको पावर देते थे, और ये लोग दोनों मिलकर के सत्ता चला रहे थे। अब ये दोनों अलग हो गए क्योंकि अब इकोनॉमिक डूम्सडे आ गया, इस वजह से व्यापारी अलग हो गए। तो इसलिए पहली बार ऐसा ईरान में हुआ है आयतुल्लास के अंडर कि अब बाजारी अलग हो चुके हैं ईरान की रिलीजियस गवर्नमेंट से। तो आप ईरान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ईरान में की सत्ता जो है अब खामेनी के हाथ से जाने वाली है? क्या मादुरो जैसा हाल हो सकता है खामेनी का, जैसा ट्रम्प बार बार धमकी दे रहे हैं और बातचीत भी रद्द कर दी है ईरान के साथ उन्होंने? तो आप क्या देख रहे हैं, खामेनी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ईरान का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ईरान और वेनेजुएला में अंतर है। वेनेजुएला वाज अ डिक्टेटर, देयर वाज वन मैन, वो डिक्टेटर थे, 2013 से बने हुए थे, उनके पहले वाले भी ह्यूगो चावेज भी डिक्टेटर थे। ईरान इज नॉट डिक्टेटरशिप, नहीं है वो, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि धार्मिक गवर्नमेंट है वो, धर्म पे आधार पे शायद सबसे बड़ी एक धार्मिक आधार पे बनी हुई गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें स्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसमें से खामेनी को हटा देंगे तो पूरी सत्ता पलट जाएगी। उसका किंग पिन नहीं है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिंच पिन, देयर इज नो पिन कि आप इसको हटा देंगे तो पूरी सत्ता गिरेगी। खामेनी को हटाएंगे तो सुप्रीम काउंसिल बैठेगी,
और सुप्रीम काउंसिल में IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल जो है वो बैठेंगे, उनका वो इज मिलिट्री विंग, और जो रिलीजियस विंग है वो बैठेंगे साथ में, और वो मिल करके एक नया खामेनी बना देंगे। और तो इसलिए खामेनी सिर्फ एक व्यक्ति, 86 साल के हैं खामेनी, ही इज एन ओल्ड मैन, उनका सत्ता में कितना इंटरफेरेंस है वो भी क्वेश्चनेबल है। और ये तो तय है कि खामेनी के खुद के बेटे, आई थिंक इज कॉल्ड मुज्तबा खामेनी जी, जिनको कहते हैं कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन ही इज वर्स, ही इज मोर फंडामेंटलिस्ट, ही इज मोर हार्डलाइनर, वो उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर है। और दूसरे हैं अयातुल्ला खुमैनी, वो जो फाउंडर थे ईरान के, उनके बेटे हसन, आई थिंक उनका नाम है, और ही इज मोर लिबरल, तो उनके ग्रैंडसन है एक्चुअली, और इनके बेटे, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, टकराव है, इनके बीच में टकराव है। ये लिबरल हैं, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं, और इनके पिताजी इस समय सत्ता पे काबिज हैं, और इनके दादाजी थे फर्स्ट थे, हाँ पहले सत्ता पे थे। तो ईरान में देयर इज ऑलरेडी अ सक्सेशन प्लान, आप इनको हटाएंगे शायद इनसे भी बुरे आ जाएंगे। दूसरा, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन आप यहाँ पे इसलिए भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए ईरान गिर भी गया, मान लीजिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये पूरा गिर गया और ये पूरा आयतुल्लाह रजीम खत्म हो गई, फिर क्या होगा? फिर क्या हम पहलावी को लाएंगे? हु इज अ मोनार्क? वो तो कह रहे हैं कि मैं आने के लिए तैयार हूं। वो तो तैयार बैठे, 30 साल से तैयारी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या उनको लाने से, क्या एक रिलीजियस गवर्नमेंट हटा करके एक राजा को बैठा देने से डेमोक्रेसी आ जाएगी? दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो पीछे हटने जैसा हुआ। ये तो और पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि वेनेजुएला ऑल सेड एंड डन इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। हमें डाउट है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है। ईरान न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू वेनेजुएला, और बहुत पैसा है वेनेजुएला में भी है, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा पैसा है, और इसकी शाखाएं चारों ओर हैं। और एक जो अगर ईरान में कुछ ऐसा ऑपरेशन होगा तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हिलेगा। तो इसके जो तार हैं वो लंबे हैं, इसलिए इसको इतने सिंपल मडूरो स्टाइल ऑपरेशन से आप नहीं गिरा पाएंगे। इनफैक्ट यू कैन मेक समथिंग वर्स। पूरे मिडिल ईस्ट मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा जब हिजबुल्लाह इज सपोर्टेड बाय ईरान। हिजबुल्लाह इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन मिडिल ईस्ट। सो ये सारे चीजों को देखते हुए, प्लस बॉम्ब हो सकता है, देयर इज अ चांस दैट देयर इज एनरिच्ड यूरेनियम, जिसके बारे में ट्रम्प बार-बार कहते हैं कि आपने बम बना के रखा है, या बना के रखा है, और हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, और संभावना यही है कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ये बात जाहिर होती जा रही है। हो सकता है वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये चीज हो रही है वाज न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो, बिकॉज वी डोंट नो वेदर ईरान हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब या बनाने के कगार पर है, तो कुछ भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान को टॉपल करना इतना आसान नहीं होगा जितना मडूरो के साथ था। मडूरो तो एक हॉलीवुड सिनेमा स्टाइल से उठा के ले आए उनको, और उनको अदालत में पेश कर दिया। बट वेनेजुएला अगर मान लीजिए केओस में भी चला जाता तो ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया पे उसका भारी प्रभाव पड़ता। लेकिन ईरान अगर केओस में चला गया तो देयर इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब इशू, देयर इज एन इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो पूरा रिपल इशू, उनके जो संगठन हैं जिनको उन्होंने पाला है वो रेबल करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं इराक में। सद्दाम हुसैन को हटाया, इराक अच्छा नहीं हो गया था। उसके बाद आप बताइए, आप तो यू आर फ्रॉम मीडिया, इसके बाद तो इराक में इराक में कौन प्रेसिडेंट बना सद्दाम हुसैन के बाद? किसी को नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं चला। वहाँ के हालात दिनों दिन जो है, मतलब अच्छी खबरें तो इराक से नहीं आती। और फिर क्या निकला? सद्दाम के जाने के बाद इराक में क्या बना? आईसिस बना, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बना आईसिस। और इसलिए ईरान इज बिगर देन इराक, मोर लीथल देन इराक। और इसलिए ईरान को टॉपल करते समय वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ़ यू आर ट्रम्प एंड इफ यू आर डोनाल्ड ट्रम्प, ये वो बात है कि जैसे जॉर्ज बुश ने सद्दाम को तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया किसी को समझ में नहीं आया। फिर 10 साल तक आईसिस पूरी दुनिया को परेशान करता रहा। तो आपको लग रहा है कि ट्रम्प जो ये सैन्य कार्रवाई की बात जो कर रहे हैं ईरान पर, मतलब जिस तरह से धमका रहे हैं, ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई वे नहीं करेंगे या वे कर सकते हैं? आपको क्या समझ? ट्रम्प इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, ये तो तय है, और उनकी शायद स्ट्रेंथ ही है ये। अब ये शो भी हो सकता है कि ट्रम्प शोज इज अनप्रेडिक्टेबल। पिछले टर्म में भी उन्होंने किंग जोंग उन के साथ यही किया था। उसको बोला था मैं मार दूंगा तुम्हें, फायर एंड फ्यूरी हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहाँ चले गए। इस तरह के धमकाने वाले बात कह करके अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बताना मे बी ही स्ट्रैटेजी। बट ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि किसी दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ट्रम्प किधर जाएंगे। कोई ज्योतिष नहीं बोल सकता कि ट्रम्प की आप ग्रह नक्षत्र देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल वो सुबह क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे। और यही शायद उनकी स्ट्रेंथ भी बन गई है एक तरह से, और ये ब्रांड बना लिया उन्होंने। हर दिन कुछ ऐसा बोलते हैं, हर दिन कुछ ऐसा है, तो ही इज एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। नाउ सो इफ यू, क्या अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है? किस तरीके से कर सकता है? दे कैन बी अ लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान की। मान लीजिए कोई मिलिट्री फैसिलिटी है जिसको वो टेम्परेरी डिस्ट्रॉय कर पाए, या ईरान पे नो फ्लाई जोन बना दे, ऐसी चीज़ें कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि डूइंग अ ग्राउंड ऑपरेशन, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको बोलते हैं,
उसको करने में महीनों की प्लानिंग लगती है। आप उसको रातों रात नहीं कर सकते। आप मिसाइल स्ट्राइक एक आध कर सकते हैं, आप क्रूज मिसाइल डाल सकते हैं, आप बॉम्बिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, आप नो फ्लाई जोन बना सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस रेवोल्यूशन को वाकई सपोर्ट देना है मिलिटरीली, तो यू नीड बूट्स ऑन ग्राउंड, यू नीड पीपल ऑन द ग्राउंड, यू नीड सोल्जर्स, अमेरिकन फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। वो बनाना मुश्किल है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जब नेटो को भी तोड़ने की कगार पे आ गए हैं ग्रीनलैंड के इशू को लेकर के। तो अब कोई एलाई भी नहीं है जो इनके साथ जाएगा ईरान के अंदर। तो इसलिए दो चीज़ें होंगी, या तो अमेरिका क्रूज मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है ऑन इरानियन मिलिट्री टारगेट्स, इरानियन पुलिस हेडक्वार्टर्स, या जहाँ से दमनकारी गतिविधियां चल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसराइल का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, एंड इसराइल कैन डू द लिमिटेड स्ट्राइक ऑन बिहाफ ऑफ यूएस, जैसा उसने पहले भी किया है। बात तो अभी भी हो रही है, और ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे मोसाद है। तो क्या आपको भी लगता है कि CIA और मोसाद इन प्रदर्शन, आपने पहले भी इशारा किया है कि CIA हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इजराइल की भी भूमिका है इसमें, ईरान में प्रदर्शन के पीछे, मोसाद जैसा कि वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं? सेम मोर और लेस आप देखिए तो इजराइल 90% तो वही करेगा जो यूएस चाहेगा। ये उसके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है। वो एक अकेला छोटा सा देश है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, लेकिन चारों ओर उसके दुश्मन घिरे हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा मिलिट्री समर्थक और शायद सबसे अकेला इकलौता मिलिट्री समर्थक ऑफ इजराइल इज यूएस। जरूरत है उनकी, और यूएस को इजराइल की ही उतनी जरूरत है। इट्स अ स्टेजिंग ग्राउंड। जो ये मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल का जोन या जो भी वर्चस्व बनाना है वो इजराइल के थ्रू ही बनेगा। इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर अमेरिका चाहेगा तो इजराइल, मोसाद और CIA सब मिल करके ही काम कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था, सिर्फ किसी दूसरे देश की गुप्तचर एजेंसी ही इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं कर सकती। इट हैज टू बी सम इंटरनल फैक्टर। ईरान ने अपने इकोनॉमिक्स का मिसमैनेजमेंट किया है, महंगाई दर दिख रही है 50 से 70% ऊपर है, उनका जो करेंसी है वो 90% गिर चुकी है एकदम। आप गूगल पे ग्राफ देखिए तो आपको दिखेगा 90% गिरी है उनकी करेंसी पिछले कुछ दिनों में। सो देयर इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ईरान हैज़ टू सॉल्व इट्स फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, और इसमें अगर शायद ईरान सबसे ज़्यादा किसी और रुख करेगा तो वो होगा चाइना, बिकॉज चाइना इज़ वन कंट्री जो अमेरिका के जो ट्रेड डील्स हैं, जो एम्बार्गोज हैं, जो सैंक्शंस हैं, उनको डिफाई करता हुआ पूरी दुनिया में ट्रेडिंग कर रहा है। और चाइना को ईरान की ज़रूरत है, बिकॉज वेनेजुएला का जो तेल चाइना लेता था आज तक, अब वो नहीं ले पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया है वेनेजुएला पे। तो एक तरह से यूएस अब उसका कंट्रोल, अब तो अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने तो खुद ही ट्वीट किया या जो भी ट्रूथ सोशल पे डालते हैं पोस्ट। सो अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया है, तो चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू लुक टुवर्ड्स ईरान। तो इन लोगों के बीच में एक विन विन रिलेशन बन रही है, और अमेरिका हैज़ टू एक्ट in some way to distort this relation. And there's also economics behind it. क्योंकि ईरान और चीन को पास ना आने देना अमेरिका के हित में। तो इसके लेकिन इस तरह के कन्फ्लिक्ट के बाद, जिस तरह का टेंशन है, वो तो ईरान और चीन के करीब जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यदि अमेरिका मेरे खिलाफ है तो चीन मेरा साथ दे सकता है। तो जा ही रहा है, वो तो जा ही रहा है। तो वो तो वेनेजुएला भी जा रहा था। वेनेजुएला में जिस दिन मडूरो को किडनैप किया उसके एक दिन पहले तो चीन के वो प्रतिनिधिमंडल जी वहां थे। सो एंड दिस रियली एंटेगनाइज्ड। इनफैक्ट ट्रम्प ने तो बोला ही है कि वेनेजुएला विल नॉट डील विद माय एडवर्सरीज। चाइना को एनिमी नहीं बोलते बट एडवर्सरी बोलते हैं। रशिया एंड चाइना को अपना एडवर्सरी, रशिया, चाइना एंड ईरान को अपना एडवर्सरी मानते हैं। वो कहते हैं वेनेजुएला इनसे ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये जो मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर है ना, तुम बात कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम इससे बोलोगे, इससे नहीं बोलोगे, वो वाली बात तो अमेरिका कर ही रहा है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही वेनेजुएला वाली चीज़ हुई, ईरान स्टार्टेड गेटिंग इवन क्लोजर टू चाइना। और चाइना, मैंने आपको बताया 90% ईरानियन ऑयल चाइना खरीदता है। सो जो मेरा मैसिव ट्रेडिंग पार्टनर है, मैं तो उसके पास जाऊंगा ही ना। और ईरान चाइना क्यों लेता है? सस्ता तेल मिलता है उसको $8-10 सस्ता तेल मिलता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ तो अमेरिका का जो मूव है, या तो ये सक्सेसफुल हो, नहीं हुआ तो चाइना विल क्रिएट अ बिगर इन्फ्लुएंस ऑन ईरान। सो ये एक्चुअली आप ये सोचिए कि दुनिया ना एक चाइना वर्सेस यूएस की लड़ाई में जी आ गई है। उसको हम सीधे तौर पे देख रहे हैं कि दुनिया दो हिस्से में बटी है। अमेरिका अपना चलाना चाह रहा है और चीन नया कोल्ड वॉर चालू हो गया है, अपना छोड़ना चाह रहा है। एक नया शीत युद्ध चालू है और ज़्यादा अग्रेसिव है कंपेयर टू पिछला शीत युद्ध, और ये बढ़ेगा आगे चल के, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो फ्लेक्सिंग इट्स मसल। एंड हमें एज इंडियंस वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम किधर जाएं। क्योंकि देखिए हम बड़े केयरफुली खेलते हैं। हम चाइना से हमारी लड़ाई भी होती है, हर दूसरे तीसरे साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो बॉर्डर पे हो ही जाती है। लेकिन हम SCO भी चाहते हैं, गलवान के बाद 5 साल बाद मुलाकात भी करते हैं। हम दोनों साइड बैलेंस करते हैं। एक है वो जो हमारे पे 500% वो कह रहे हैं टैरिफ लगाएं। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू टेक एनी साइड व्हिच डज नॉट इंटरेस्ट अस। और वही कर रहे हैं हम। तो कहते हैं हमारा जहाँ
हमें लगता है कि जहाँ नैतिक हमारा पक्ष होना चाहिए और जहाँ हमारा आर्थिक पक्ष रखा जाएगा हम वहीं जाएंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शुड डू। वी शुड नॉट टेक साइड्स। सर, मैं ईरान पे वापस आती हूँ। ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर जिस तरह से ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि बंद करो, ये बनाना बंद करो, तुम्हारे पास, तुमने सारी परमाणु बम बनाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं, तो इस पे आप बताइए कितनी सच्चाई है कि ईरान के पास परमाणु बम हैं? क्या उसने कुछ इस तरह के इंतजाम कर लिए हैं कि वो जिससे ट्रम्प को डर लगने लगा है कि इसके पास परमाणु हथियार आ चुके हैं? देखिए, एक सेइंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इफ़ यू हैव ऑयल वी विल गिव यू सम डेमोक्रेसी। ये अमेरिकन के लिए बोला जाता है कि अगर आपके पास तेल है तो हम आपको कुछ डेमोक्रेसी ज़रूर देने की कोशिश करेंगे थ्रू मिलिट्री एक्शन। एंड दिस लेसन की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाओ तो अमेरिका से आप सेफ रहोगे, ये आप सद्दाम से पूछिए, उसने नहीं बनाया और उसको सत्ता पलट तो कर ही दिया था। इन सारी चीज़ों से अमेरिका के ऊपर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का अविश्वास तो है कि अगर आप इनके कहने पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच इज़ मोस्टली न्यूक्लियर वेपन्स अगर आप नहीं बनाओगे तो ऐसा आप सेफ नहीं हो जाते हो इनके किसी एक्शन से, मिलिट्री एक्शन से, विच हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब की। सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट, और इसी वजह से ईरान हैज़ बीन परस्यूइंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रू आउट फॉर द लास्ट good 20 years they have been working on weapon grade nuclear enrichment। अब थोड़ा इसके साइंटिफिक थ्योरी पे जाते हैं। किसी पावर प्लांट को चलाने के लिए अगर आपके पास, तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड यूरेनियम एनरिचमेंट, राइट। एनरिचमेंट ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये यूरेनियम था, इसमें ज़्यादातर तो इम्प्योरिटी है, यूरेनियम बहुत कम है। जब आप इसको नेचुरली निकालते हैं तो ये 1% से भी काफ़ी नीचे इसमें यूरेनियम होता है। फिर आप इसको सफाई करते हैं और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूज, जिस प्रोसेस से वॉशिंग मशीन चलती है। वॉशिंग मशीन से पानी कैसे निकलता है, वो जोर जोर से नचाती है तो पानी, क्योंकि ग्रेविटी सबका डेंसिटी अलग अलग है तो कपड़े से पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से यूरेनियम एनरिच होता है, उसको एक सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है और ये आपकी वॉशिंग मशीन से हज़ारों गुना ज़्यादा फास्ट की स्पीड पे वो नाचता है, मतलब समथिंग लाइक 60,000 to 1 लाख RPM की स्पीड पे वो नाचता है। जिससे क्या होता है, जो हल्का यूरेनियम है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती हैं, जो भारी यूरेनियम है वो अलग हो जाता है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। और फिर इसको जो निकलता है उसको दोबारा डालते हैं, फिर दोबारा नचाते हैं और ऐसा महीनों तक करते रहते हैं। और इसीलिए यूरेनियम को एनरिच करने में महीनों लगते हैं। अब अगर 50-60% एनरिच यूरेनियम है तो आप उससे पावर प्लांट चला सकते हैं, लेकिन अगर बम बनाना है, सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन रखना है आपको, तो आपको 95-96% यूरेनियम चाहिए। ईरान ने 60 to 65 एनरिचमेंट तो कर लिया था, ये तो तय, और इसी पर ट्रम्प बबूला है, आग बबूला वो तो 6 महीना पहले कर लिया हाँ। था। और उसको 95 तक ले जाने की वो कोशिश कर रहा था, फुरदौ और अशफाकान और जहाँ पे ट्रम्प अभी अटैक हुआ था। हाँ, सो फुरदौ वाज द मेन टारगेट जो उनका था, और वो अंडरग्राउंड बंकर्स थे। तो अब अंडरग्राउंड बंकर हैं कई मीटर, दसियों मीटर अंदर वो पड़े हुए हैं पहाड़ी के, तो उन्होंने B2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब डाला, वो गहराई पे जाके फटा, फिर उसी छेद में दूसरा बॉम्ब डाला ताकि और गहरा हो जाए वो। और उनको लगता है कि उन्होंने यूरेनियम के जो सेंट्रीफ्यूजेस थे, मचाने वाली मशीन, वो डिस्ट्रॉय कर दी और जो एनरिच यूरेनियम 65 के स्कोर पे था उसको हटा दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो यूरेनियम है वो स्पिल होता और आपको सैटेलाइट से या इवन ग्राउंड लेवल पे आपको रेडिएशन मिलता, नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि मोस्ट प्रॉब्ली ईरान ने अपना जो 65% का यूरेनियम एनरिच कर चुका था उसको पहले ही बचा लिया था, पहले ही निकाल लिया था। ऐसा ईरान खुद भी कहता है, तो शायद उनकी बात में तथ्य है। उसने, ईरान ने कहा कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, तो उसने ये कहा। दूसरा, सेंट्रीफ्यूज कितने डिस्ट्रॉय हुए। अब इतना बड़ा बम फटेगा तो कुछ दिन के लिए तो कुछ पावर सर्किट ही उड़ जाएगी, लेकिन क्या सेंट्रीफ्यूज टोटली डिस्ट्रॉय हुए? क्या ईरान चाइना की मदद ले सकता है टू रीबिल्ड द सेंट्रीफ्यूज? क्योंकि चाइना के पास तो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, क्या उनकी मदद ले सकता है? क्या ब्लैक मार्केट से वो इसको बनवा सकता है, या खुद उसके पास अपनी कैपेबिलिटी भी है, ऐसे सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उसके यहाँ? तो क्या ईरान ने उस सेमी प्योरीफाइड यूरेनियम को वापस सेंट्रीफ्यूज रिपेयर करके उसको वापस इनरिच करना शुरू कर दिया? ये किसी को नहीं पता। अगर ऐसा लेकिन ईरान कर पाता तो अक्टूबर के महीने तक, यानी पिछले साल अक्टूबर तक, ईरान के सेंट्रीफ्यूज वापस काम करने शुरू हो जाते। किसी को पता नहीं चलता, मतलब ये तो सीक्रेटली करता। और उसके 6-7 महीने में ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम होता कि वो एक बम बना लेता। और ईरान के पास ऑलरेडी फतह मिसाइल्स हैं जो बहुत ही, जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें काफ़ी यूज़फुल थी, तो इट ऑलरेडी हैज़ द मिसाइल टू डिलीवर बॉम्ब्स। तो ये संभव है कि ईरान हैज़ आइदर इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मे बी 6 months अवे। बट ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रंप ने हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया।
बिकॉज उसके पास कोर टेक्नोलॉजी और कोर लोग तो थे ही। तो साइंटिस्ट भी तो हैं। उसका साइंटिस्ट है, उसके साइंटिस्ट। पास फैसिलिटीज है, उसके पास पैसा है, उसके पास यूरेनियम है, जो कच्चा यूरेनियम है जिसको प्योरीफाई करना है वो है, और उसके पास चाइना है जो उसकी मदद कर सकता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है उसके रशिया से भी अच्छे डील्स हैं। रशिया अपने वॉर में ईरान के वेपन्स यूज कर रहा है, जी। तो ईरान ने कुछ वेपन्स भी सप्लाई किए उनको। सो उसका एंटी अमेरिकन जो नेक्सस दुनिया में बनता जा रहा है उसमें उसका अच्छा खासा पहचान है। तो ईरान को हल्के में नहीं ट्रम्प ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं। लेकिन अगर अब ये सोचिए सिनारियो कि ईरान एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है मान लीजिए इस साल, उसके बाद ये सारी की सारी कहानी पलट जाएगी, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर आप इस तरह की धमकी नहीं दे सकते। इसीलिए यूएस इंडिया को कभी ऐसी धमकी नहीं देता, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है। आप यू कांट थ्रेटन अ न्यूक्लियर पावर, यू रियली कैन नॉट विन अ वॉर, यू विल नॉट लूज अ वॉर बट यू कांट ऑल्सो विन अ वॉर। तो ईरान का रेस है टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वेपन, ये तो तय है और होना भी चाहिए। अगर वो उनके देश के नजरिए से समझिए, अगर आप आयतुल्ला बना लीजिए अपने आप को आज के लिए, तो आपका सबसे बड़ा रिडम्पशन, तो सही बात है, अपने देश का हित सोचना, न्यूक्लियर बन गया मेरे पास तो कोई धमकी नहीं दे सकता। जी। तो दिस इज दी रियलिटी। सर हम वेनेजुएला पर आ जाते हैं एक बार। इसकी स्क्रिप्ट ट्रंप ने कैसे लिखी होगी कि मादुरो को ऐसे अरेस्ट करना है, ऐसे उनके मतलब हमने जो पढ़ा जो सुना कि काफ़ी दिन से ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और अचानक से वो अरेस्ट हो गए, राष्ट्रपति भवन में यूएस के सैनिक घुस गए और उनको बाहर लेकर आ गए, अरेस्ट करके ले गए। ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी होगी ट्रंप ने? देखिए, मडुरो वाज नेवर यूएस फ्रेंड, कभी भी नहीं थे, और ना ही इनके पहले जो थे ह्यूगो चावेज, हु वाज आल्सो अ यूएस एनिमी। तो अमेरिकन्स हैव नेवर लाइक्ड वेनेजुएलन डिक्टेटर्स, और वो उनको डिक्टेटर बोलते हैं, वो अपने आप को इलेक्टेड लीडर्स बोलते हैं, और दे आर सोशलिस्ट, दे आर फंडामेंटली नॉट यूएस आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। तो उनके संबंध हमेशा से ये खराब रहे हैं। मडुरो की जैसे ही पावर में आए थे, आई थिंक 2013 या 12 के आसपास जब ही केम टू पावर, तब से ही अमेरिकन्स हैव बीन आफ्टर हिम। तो इट्स नॉट जस्ट ट्रम्प। 2012 में ओबामा थे, 13 में ओबामा वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट, एंड ओबामा के टाइम में ही देयर वाज एन ऑपरेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ये ड्रग कंट्रोल वाला जो उनका डिपार्टमेंट है, एंड दे डिड एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन बैजर, मनी बैजर, अगेंस्ट मडुरो। तो दे हैव बीन ट्रैकिंग मडुरो सिंस 2013। मतलब ये आज की बात नहीं है? ये आज की बात नहीं है। तो ये रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनती रही, लेकिन लास्ट ईयर के मिड में ये तय हो गया कि नाउ ही इज गेटिंग क्लोज टू चाइना, एंड एनीबडी हु इज गेटिंग क्लोज टू चाइना उसको तो अलाउ नहीं करना हमें। तो ट्रम्प हैड स्टार्टेड दिस होल ऑपरेशन लास्ट ईयर के मिड से, एंड दिस इज जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, दैट इज व्हाट बिगैन। तो एब्सोल्यूट जिसका अंत ये हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत तो 6 महीना पहले से ही, 7 महीना पहले हो गई थी, जब मडुरो के पैलेस में, मडुरो के आसपास दे हैड बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ स्पाइज। सो मडुरो का एक एक पोजीशन, कहाँ जाते हैं, कब टहलने जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ उन पे स्ट्राइक किया जा सकता है, कौन सा वल्नरेबल स्पॉट है, कौन उनसे मिल रहा है, क्या उनकी विचारधारा है, क्या उनसे डील्स कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें दे हैव बीन ट्रैकिंग फॉर मंथ्स नाउ। सो ये स्पाई यूएस के थे? CIA has been doing it, and पूरा CIA has infiltrated his palace। देखिए, आप एक राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपति भवन से तब उठा ले गए जब उसको पता था कि आप उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने की मुहिम में हो। He was alert। चाइनीज भी उनको इंटेलिजेंस दे रहे होंगे, और उस वेनेजुएला ऐसा नहीं है कि उसने मिलिट्री तैयारी नहीं करी थी, उसने S-300 सिस्टम्स लगाए थे, जो S-400 का एक जनरेशन पीछे का है। उसने जो है चाइना के HQ-9 सिस्टम्स लगा रखे थे, रेडार सिस्टम्स चाइना से आए थे। दे वर वेल प्रिपेयर्ड टू द एक्सटेंट दे कैन। ऑफ कोर्स यूएस मिलिट्री को वो रोक नहीं पाते, और 150 प्लेन को इन्वॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जहां मिनट मिनट पता था उनको कि मडुरो है कहाँ, एंड दे डिडंट किल हिम, दे किडनैप्ड हिम, which is even difficult, you know, to capture। जब इनको उसामा को भी मारा था, they had to kill him। Kidnapping is very complicated because you have to keep your asset also alive। जिसको आप ला रहे हो उसको भी जिंदा रखना है, उसको चोट भी नहीं लगनी चाहिए। अगर मडुरो अगली सुबह आता और उसके चारों ओर खून लगा होता, तो अमेरिकन सेंटिमेंट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। जब वो हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क पे उतरा था, वो वाला शॉट आपको याद होगा, वो और उनकी वाइफ का, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हाँ, और उसके बाद भी हेलीकॉप्टर पे लेकर के आए उसको, फिर उसको कोर्ट लेके गए ना अगले दिन तक, एंड ही वाज फाइन, ही वाज वॉकिंग, नो इंजरी। So you did not cause an injury to a man you kidnapped, who was the president of a country, and he's pretty violent. He's sort of, Maduro is not easy to handle. Yes. And he's also very tall. कद काठी भी उनकी अच्छी खासी। So Maduro का जो ऑपरेशन था, आप उसमें 150 प्लेन इन्वॉल्व है, उसमें यूएस नेवी इन्वॉल्व है, उसमें यूएस मरीन्स इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी ने तो लैंड भी किया होगा। उनकी जो एलीट डेल्टा फोर्स है, जो मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उनकी सेना में,
Delta Force was involved. There were helicopters involved. And there were 150 other airplanes involved, including जो उनका F-35 है. उनमें से एक प्लेन नहीं गिरता. एक हेलीकॉप्टर को एक हिट लगती है, लेकिन वो सर्विसेबल रहता है. Okay. एक सोल्जर नहीं मरता उनका. एंड वो रातों रात एक प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उठा करके वहाँ से ले जाते हैं. सो था तो ये हॉलीवुड लेवल. हॉलीवुड पिक्चर की एक जो है ना, एकदम कि script लगती है, मतलब सही. एक विजुअल था उसका क्या. और मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई पिक्चर आने वाले दिनों में बनेगा. अगर इसमें बनी पिक्चर बन जाती है और ये ऑपरेशन नहीं होता तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही इमेजिन कर डाला. मतलब इट्स टू मच. सही बात. बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि आप ऐसे करके एक प्रेसिडेंट को उठा लें आप इस तरह से. एंड ऑफ कोर्स इसके रेपरकशंस हैं. थी लोमहर्षक है, वो एक्साइटिंग है देखने में, वो सब अलग बात है. लेकिन उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसका अंत क्या होगा, हमें नहीं पता. मुझे लगता है इसने कई राष्ट्राध्यक्षों के अंदर एक डर भी पैदा किया. डर होगा. हाँ, इन्होंने पूरा वो बना रखा था. उस CIA के एजेंट से जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने पूरा प्रेसिडेंशियल पैलेस बना डाला US में, और उसमें प्रैक्टिस कराई दर्जनों बार इस डेल्टा फोर्स को. तभी तो उनको पता था एग्जैक्ट कौन सा कमरा किधर लेफ्ट मुड़ना है, किधर राइट मुड़ना है, कौन सा गेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, सब कुछ पता था. उन्होंने एग्जैक्ट रेप्लिका बना करके उस पर प्रैक्टिस करवाई लोग. सर, ये डेल्टा फोर्स क्या है अमेरिका की? दे आर द एलीट. जैसे हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं, वैसे उनकी डेल्टा फोर्स है. और वो जो ऐसे ही ऑपरेशन करती है, वो जो ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ उसको यूज़ करते हैं. डेल्टा फोर्स इज देयर बेस्ट. जो उनके बेस्ट सोल्जर्स हैं, उनकी एक छोटी सी टुकड़ी बनाई जाती है. जैसे हमारी NSG बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे उनकी डेल्टा फोर्स बनती है. तो उन्होंने पूरा का पूरा माडुरो का जो है राष्ट्रपति भवन ही बना के उसका. जी हाँ. तो मैं कहने की कोशिश मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इट्स नॉट जस्ट वो 2 तारीख 3 तारीख की रात. उसके पीछे 6 महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी. उन्होंने एस्पियोनाज करी होगी. उन्होंने एक एक इन्फॉर्मेशन निकाली होगी. उन्होंने इन्फॉर्मर्स डाले होंगे. उन्होंने फोटोग्राफ्स एक्सचेंज करी होंगी. उन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया अमेरिका के अंदर, रिकन्स्ट्रक्ट किया. फिर वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में उन्होंने प्रैक्टिस करी. तब जा करके इतना और इसकी भनक, सटीक ऑपरेशन होता है. इसकी भनक माडुरो को नहीं लगी. माडुरो को नहीं पता था. ये दूसरी बात है, काउंटर इंटेलिजेंस भी किया होगा कि उसको ना पता चल जाए. ये तो और बहुत सिर्फ बड़ी बात है. माडुरो तो छोटा सा प्लेयर है इस पूरे केस में. चाइना इंटेलिजेंस कर रहा होगा. हाँ, रशिया इंटेलिजेंस कर रहा होगा. भनक भी नहीं लगी. किसी को भी पता लगता तो माडुरो को बता देता. बिकॉज माडुरो को तो चाइना इज ट्राइंग टू वू देम. माडुरो तो कोशिश ही ये कर रहा तो था. यहाँ चाइना इंटेलिजेंस भी फेल. चाइना इंटेलिजेंस फेल हुई है, बिल्कुल फेल हुई. सारी दुनिया फेल हो गई इसमें. तो भाई US की ऊपर तो रशिया भी इंटेलिजेंस कर रही होगी, वो भी फेल हो गई. माडुरो तो का छोटा सा देश है, उसका कितना इंटेलिजेंस होगा. बट चाइना से तो इंटेलिजेंस मिल रही होगी उसको. एंड इट वाज ऑल फेल्ड. सो एंड ऑल्सो द चाइनीज वेपन सिस्टम फेल्ड. It also shows कि China is one of the biggest sellers of arms to Venezuela. They couldn't detect one F-35. Even when the operation is happening, they couldn't damage one helicopter properly. कि एक हेलीकॉप्टर ही गिरा देते, एक सैनिक नहीं मरा उनका. सो आप उसको वेनेजुएला वर्सेस यूएस ही नहीं देखें. ये वही ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ है. ऑपरेशन सिंदूर भी हम पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, वो तो प्रत्यक्ष था. अप्रत्यक्ष रूप से हम चीन से लड़ रहे थे. सारा वेपन तो वहीं से आ रहा है. उसी प्रकार से ये तुर्की से भी लड़ रहे थे, उसके ड्रोन भी आ रहे हैं. हाँ, टर्की से भी लड़ रहे थे. हम टर्की से लड़ रहे थे. हम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की फाइनेंसिंग से लड़ रहे थे, जो उस पूरे वॉर को फाइनेंस करने में पाकिस्तान को तुरंत लोन दे रहा था. तो हमारे खिलाफ तो सब खड़े हो गए थे. उसी प्रकार से वेनेजुएला में भी इट इज़ चाइना की वेपन सिस्टम्स, चाइना का इंटेलिजेंस सिस्टम विच इज़ ऑल्सो इक्वली अगेंस्ट द US उस समय. तो इससे कोल्ड वॉर है ना एक तरह का. तो ये सब स्टेजिंग ग्राउंड्स बन गई हैं. वेनेजुएला इज अ स्टेजिंग ग्राउंड. सो सिर्फ माडुरो की उसको विफलता ही नहीं देख सकते हम, उसे चाइना की इंटेलिजेंस और वेपन्स का भी फेलियर है. मुझे लग रहा है ये कहानी अब जो ट्रम्प US की जो कहानी है वो यही वेनेजुएला तक नहीं खत्म होने वाली. वो तो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, वो क्यूबा को भी धमका रहे हैं. ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रम्प? ग्रीनलैंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन ऑल ऑफ दिस. देखिए, ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंदर. तो डेनमार्क इज अ मेंबर ऑफ नेटो का मेंबर है. अब नेटो में चार्टर आई थिंक आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक नेटो के मेंबर पे ऊपर कोई अटैक करता है तो ऑल अदर्स के ऊपर अटैक कर दिया. तो अगर एक डेनमार्क पे अटैक किया तो यानी सारे नेटो पे अटैक कर दिया. लेकिन अगर नेटो के अंदर का ही मेंबर दूसरे मेंबर पे अटैक कर दे तो क्या होगा, ये किसी ने नहीं बताया. तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नेटो को खत्म करने के लिए हो रहा है. नेटो माइट एक्चुअली वैनिश इन ऑल ऑफ दिस. और वही तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुका है कि आप करें क्या. तो अब हम आते हैं ग्रीनलैंड वाले टॉपिक पे. तो ग्रीनलैंड का बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों ग्रीनलैंड सडनली इंटरेस्टिंग हो गया. आपको याद हो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते थे ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, बर्फ है, नाम ग्रीन है. अब लोग यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं. बट अगर आपने उस समय की ज्योग्राफी की किताबों को देखा हो तो उस समय की ज्योग्राफी की किताबों में ग्रीनलैंड वाज लाइक ये तो व्हाइट सा है और बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा है. एकदम सब जो है एकदम ग्रीन रहता है. वो ग्रीन कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज व्हाइट. दिलचस्प बात है कि वहाँ ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं होता. आइसलैंड ग्रीन होता है, वहाँ बर्फ कम होती है
और ग्रीनलैंड में, चलिए ग्रीनलैंड पे आते हैं, लेट्स कम टू दैट। देखिए, ग्रीनलैंड हैज सडनली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्कटिक पोलर यानी जो उत्तरी ध्रुव पर जो हमारी बर्फ है नॉर्थ पोल पर, वो धीरे धीरे गल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि करीब 30-40% बर्फ गल गई, तो जो ओशन है आर्कटिक साइड का वो खुल गया है रास्ते के लिए, और वो रास्ता जाता है ग्रीनलैंड से। सो पहले तो वो बर्फ थी तो आप शिप नहीं ले जा सकते, अब ले जा सकते हैं। अगर ऐसा कर पाएंगे अगले कुछ साल में ये और बढ़ेगा। जब ये और बढ़ जाएगा तब यहाँ पे नेविगेबल रूट्स बन जाएंगे, और इसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं, नए ट्रेड रूट्स खुलेंगे आर्कटिक से होते हुए, यानी कि नॉर्थ पोल से होते हुए शिप्स इधर उधर जाएंगी। यूरोप कहाँ से तक जाएंगे? अब जैसे यूरोप से आपको यूएस जाना है तो एक रास्ता ये भी बन सकता है। अगर आपको मान लीजिए चाइना भी पैसिफिक को क्रॉस करते हुए, आपको पूरा पैसिफिक नहीं क्रॉस करना, आप ऊपर से क्रॉस कर लेंगे, तो ऐसे न्यू वे ऑफ ट्रेड खुल रहा है, न्यू ट्रेड रूट्स खुलेंगे। और ये न्यू ट्रेड रूट्स जो एग्जिस्टिंग रूट्स है उससे 30% कम होंगे, छोटे होंगे। इसका मतलब कि 30% फ्यूल कम लगेगा, यानी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये और लॉजिस्टिक्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रूट खुलेगा, किफायती हो जाए। और ये अभी तक तो सारा का सारा आर्कटिक रशियन इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि ज़्यादातर रूस में ही आता है। लेकिन ग्रीनलैंड और अमेरिका के पास कुछ नहीं है, क्योंकि कनाडा है इसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर आर्कटिक है। तो अमेरिका के पास ग्रीनलैंड इज एन ऑप्शन। अगर वो ग्रीनलैंड पे अपना आधिपत्य कर लेता है किसी भी तरीके से, अब कब्जा करना इज टू मच, बट अगर ग्रीनलैंड का के ऊपर उसको ट्रेड राइट्स भी दे दिए जाते हैं तो वो वहाँ से अपनी शिप्स को, ट्रेड रूट्स को यूज़ कर सकता है और 30% फ्यूल बचाएगा, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रीनलैंड में ये है कि दुनिया में सडनली आपने सुना होगा रेयर अर्थ मिनरल्स। जी, अब सबको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। क्यों? तो चाइना के पास बहुत क्योंकि ये जो एलिमेंट, जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, रेयर अर्थ मिनरल करीब 70 से 80% से चाइना के पास है। अब रेयर अर्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? रेयर अर्थ आर इंपॉर्टेंट, जैसे एआई के ज़माने में वी विल नीड फास्टर एंड बेटर प्रोसेसर्स। इन प्रोसेसर्स को बनाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यू नीड रेयर अर्थ मिनरल्स, और ये छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। रेयर अर्थ, इनके नाम ही रेयर है, और ये सब चाइना के पास है। यानी कि अमेरिका के F-35 को भी बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, और चाइना ये सारे रेयर अर्थ पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अब ग्रीनलैंड के पास वी नाउ एस्टिमेट कि लगभग 18 से 20% दुनिया का ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व। स्पेसिफिकली 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है नियोडाइमीमियम, एक है टर्बियम, और तीसरा है डिस्प्रोसियम। ये तीनों जो मिल करके दे कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ रिजर्व्स फॉर द वर्ल्ड एंड यूएस स्पेशली। तो यूएस चाहता है कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर, इन तीनों पर मैं अपना कब्जा रखूं। थोड़ा बहुत ऑयल रिजर्व भी है ग्रीनलैंड में, बट ऑयल तो अब वेनेजुएला से आ रहा है, तो कोई उसकी यूएस को वो ज़रूरत नहीं है। तो इन 2 प्रमुख कारणों की वजह से नाउ सडनली अमेरिका इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास आज वो मिसाइल डिफेंस शील्ड विल की बात कर रहा है, वो तो ऑलरेडी है उसके पास। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस है यूएस का, तो उसके लिए नहीं चाहिए उसको चाहिए बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल, और जब ये आर्कटिक बर्फ पिघल जाएगी तो वहाँ पर शिपिंग के लिए। तो क्या डेनमार्क आसानी से कब्जा दे देगा उस पर, ग्रीनलैंड पर, आपको लगता है? और ये नाटो की लड़ाई, मतलब 2 सदस्यों के बीच की आपसे लड़ाई नहीं हो जाएगी? फिर नाटो का क्या होगा? मुझे लगता है कि डेनमार्क और यूएस के बीच में फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी, और अगर होगी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट चलेगी, बिकॉज डेनमार्क के पास एक सर्विसेबल ब्रिगेड है। यूएस आर्मी के आगे डेनमार्क का तो कोई चांस ही नहीं है, तो आधे घंटे की लड़ाई चलेगी है, कुछ होना नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होगी इस तरह से कोई, और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका ये लड़ाई लड़के नेटो को ख़त्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया का इन्फ्लुएंस यूरोप में बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए अमेरिका वुड नॉट वांट इट। आई थिंक दिस इज़ अ प्रेशर टैक्टिक। वो उनको डराएंगे, धमकाएंगे एज यूजुअल, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प करते हैं। और डेनमार्क भी अभी एक सोवरेन कंट्री है, वैसे कैसे दे देगा? तो अल्टीमेटली दे विल कम टू एन एग्रीमेंट, जहाँ पे डेनमार्क का इकोनॉमिक कंट्रोल और इकोनॉमिक जोन्स वो अमेरिका को मे बी 99 ईयर लीज की तरह कुछ दे देंगे, जैसे हांगकांग दे दिया था चाइना को, चाइना ने दिया था यूके को एक बार। तो वैसे ही ग्रीनलैंड के कुछ पार्ट्स डेनमार्क माइट जस्ट गिव और सेल एट अ डील टू यूएस। दिस इज व्हाट विल हैपन। और या फिर वो ऐसा कर लेंगे कि पार्टनरशिप कर लेंगे कि जो रेयर अर्थ मिनरल निकलेंगे सो जो प्रॉफिट्स होंगे दे विल शेयर इट, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। इसलिए ट्रम्प हैज़ टू बी वेरी कॉशियस नॉट टू गेट ओवर एग्रेसिव ऑन दिस, बिकॉज ऐसा मतलब कब्जा करना होगा तो कल कर लेगा, उसको तो बस एक शिप भेजनी है, कब्जा तो खत्म हो जाएगा उसका, बट उससे नेटो चला जाएगा एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यूएस इन द लॉन्ग टर्म, इवन द शॉर्ट टर्म, बिकॉज नेटो के बिना रशिया तो खत्म कर देगा पूरे यूरोप में जो इन्फ्लुएंस है रशिया का, इट विल बी ह्यूज।
Countries like Poland and countries like Estonia, Lithuania, even यूक्रेन Scandinavian countries, यूक्रेन तो यूक्रेन से लड़ाई ही शुरू इसलिए हाँ, हुई क्योंकि नेटो में यूक्रेन तो जाने नेटो की ना होते हुए हाँ मरा जा रहा हाँ है, मतलब लड़ाई सी बात पे होती है कि कि नेटो नेटो में में नहीं शामिल लेना है। होने जा रहे हो तो बट हम कंट्रीज जो उसके थोड़ा सा वेस्ट में है, फ्रॉम पोलैंड, लिथुएनिया, एस्टोनिया, स्मॉलर कंट्रीज लाइक फिनलैंड, ये सब तो दे विल कम अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस इमीडिएटली। तो आई डोंट थिंक नेटो को खत्म करना वुड बी वाइज एट ऑल बाय एनी एंगल फॉर यूएस। बट ग्रीनलैंड को लेने के और भी तरीके हैं। उस पर उसको इकोनॉमिक सब्जुगेशन चाहिए, उसकी शिपिंग राइट्स चाहिए और उसके रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। उसके लिए उसको डील कर सकता है वो। अभी मुझे लगता है कि ट्रंप इज पुटिंग प्रेशर सो दैट द डील इज फेवरेबल टू यूएस। तो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लूँगी, लेकिन एक बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने कहा कि जब ये मादुरो वाला जब वो ये ऑपरेशन हुआ तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान से ऐसे आतंकियों को उठा ले आते हैं। मादुरो तो एक चुने हुए राष्ट्रपति थे, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं कि हम जाएं और पाकिस्तान से आतंकियों को चुन चुन के, जिन्होंने हमारे ऊपर हमले किए, जिन्होंने हमारे इतने लोगों की जान ली, हम भी उनको ऐसे पकड़ के ला सकते हैं? हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है और हम करते भी रहते हैं। तो आतंकवादी को हम यहाँ लाएं या वहीं उसको ख़त्म कर दें, मतलब इट्स ऑल द सेम ना। तो अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, उसमें 9 ठिकानों को तो हमने ज़मीन में दफना दिया। सो आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास और भी बेटर तरीके हैं जो ईजियर हैं, लेस रिस्की हैं। इतना 6 महीने का ऑपरेशन CIA करे और उसके बाद 150 प्लेन लगें, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम 2-4 प्लेन से ब्रह्मोस डाल देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो दफन हो जाएंगे वहीं के वहीं। तो इसलिए ये इस तरह की किडनैपिंग करने का काम हमें, और उसमें रिस्क लेने का ज़रूरत क्या है। द आइडिया इज़ टू सेटल दिस आतंकवादीज, तो हम सेटल कर देंगे हम उनको तरीके से, और हम करते रहते हैं। अगर नहीं करते तो ये लोग जो दबाव में पड़े हुए हैं वो नहीं होते। अब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आई एम श्योर उन लीडर ने भी सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। इनफैक्ट उन्होंने तो, नाम तो हम सभी को पता है, अप्रिशिएट भी किया था उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी अप्रिशिएट किया था, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की भी तारीफ करी है। तो उनको पता है हम क्या करते हैं। एंड आई डोंट थिंक ये सस्टेनेबल तरीका है लोगों को किडनैप करना। यू पुट योर मैन एट रिस्क। सी इन एनी मिलिट्री ऑपरेशन देयर आर 2 थिंग्स, अचीविंग द टारगेट एंड सेविंग डैमेज टू योर सेल्फ, एंड देन कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। अब इस मडूरो स्टाइल ऑपरेशन में करीब 200 लोग मरे हैं वेनेजुएला में, कोई बात नहीं करता है इसकी। कोलैटरल डैमेज तो हुआ है ना, इतना बड़ा ऑपरेशन लगाया, उसमें यूएस को खुद का नुकसान हो सकता था, वो भी एक रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क लेके चले थे। एंड इट्स एन अमेजिंगली एक्सपेंसिव ऑपरेशन, बिलियंस में है ऑपरेशन। तो दिस इज गुड फॉर ट्रम्प्स विजुअल इफेक्ट। इट्स वेरी गुड विजुअल कि आप उठा लाए दूसरे देश के राष्ट्रपति को, उसको परेड करा रहे हो हथकड़ियों में। ऑल दैट स्टफ लुक्स गुड फॉर हिज बेस, जो उनका रिपब्लिकन बेस है वो बहुत ताली बजा रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आया, यू नो, हॉलीवुड जैसा है। सो इट्स लाइक अ सिनेमा, इट्स एंटरटेनमेंट नाउ ऑलमोस्ट। देयर इज अ पार्ट ऑफ इट व्हिच इज एंटरटेनमेंट। द प्रॉब्लम वाज ही वाज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सो यू कांट जस्ट किल हिम, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते थे, उनको मुकदमा चलाना है उसके ऊपर। हमारे केस में तो आतंकवादी हैं, इनको तो न्यूट्रलाइज करना है, हमें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करके ख़त्म करना है इनको। एंड दैट्स द बेटर वे। इनको यहाँ ला करके इनके और मुकदमा चला करके फिर ये इधर उधर किडनैपिंग करेंगे, इसको अगवा कर लेंगे, इसको छोड़ो, ये करो, हाईजैक कर लो, ऐसे काम चालू कर देंगे। सो इट्स बेटर टू न्यूट्रलाइज देम वेयर दे आर, फिनिश देम ऑफ, एंड दैट इज द पॉलिसी विच वी हैव। और वो भी तब करते हैं जब हम बिल्कुल प्रूवन रिकॉर्ड होता है। सो हम इंडिस्क्रिमिनेट काम भी नहीं करते कि हम यहाँ ला के मुकदमा चलाएं। मडूरो छूट गया तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? सपोज कल को उसके बाद मुकदमा चलता है एंड ही इज फाउंड इनोसेंट, देन what will you do? Will you go and place him back? You have removed him from the president. अभी तो मुकदमा चल रहा है ना मडूरो के ऊपर. So it's a complicated thing. Let US do all these things. Trump loves shows, and Americans can afford all these shows. We have better plans. सर, हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, तो मैं बांग्लादेश पर आती हूँ। वहाँ माइनॉरिटीज़ काफ़ी क्राइसिस में हैं, कई माइनॉरिटीज़ की किलिंग हुई है। आप इसके पीछे कट्टरपंथी ताकतों को देखते हैं या कोई और ताकत है जो बैक से इनको सपोर्ट कर रही है? बांग्लादेश इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, और इसलिए आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स। इनफैक्ट आई हैड मेट मैडम शेख हसीना विद डॉक्टर कलाम एक बार, 2 बार इनफैक्ट हो गए थे। पार्लियामेंट को एड्रेस किया है डॉक्टर कलाम ने एक बार उनकी। बांग्लादेश को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश 2 देशों, 2 आइडेंटिटीज़ में है बेसिकली। पहला तो आइडेंटिटी उनकी ये है कि वो एक बांग्ला है, उनके नाम में ही बांग्लादेश है, बांग्ला है वो। भाषा कल्चर के आइडेंटिटी है नंबर 1, विच इज़ बांग्ला, विच ब्रिंग्स देम वेरी क्लोज टू इंडिया।
बांग्लादेश में 17 करोड़ लोग बांग्ला उनकी प्राइमरी भाषा है, भारत में करीब 10 करोड़ लोगों की बांग्ला इज द फर्स्ट लैंग्वेज। जी जी। ठीक है, तो और कहीं नहीं है इसलिए बांग्ला। पश्चिम बंगाल से अपने आप को बहुत कनेक्ट हाँ करते तो हैं। हाँ तो बंगाली कल्चर, तो दिल्ली में भी अब तो जी। पंडाल लगते हैं, है ना। सो वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वी लव आवर बांग्ला कल्चर एंड दे आर बांग्लादेश। तो पहला तो उनका लैंग्वेज और जो कल्चर है उससे एसोसिएशन है, जो उनको इंडिया के पास लाता है। दूसरा, उनका एक फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस फोर्स का आइडेंटिटी वहाँ पे पनपाया जा रहा है, बीज बोए जा रहे हैं लगातार, थैंक्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ नॉट, वो वही होता है ना कि ब्रेकअप हो गया लेकिन अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। सो पाकिस्तान अभी भी बांग्लादेश को अपने से पृथक नहीं देख पाता, क्योंकि वो इंडिया के करीब आ गया था। इंडिया के करीब आ गया था और उसके देश का था वो तो। हाँ। वो तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो उसके देश का उनका पार्ट पार्ट था, था। उनके देश का पार्ट था। तो उनके माइंड में वो अभी भी नहीं निकला। वो कभी उनको दुश्मन बोलते हैं, कभी छोटा भाई बोलते हैं, फिर दुश्मन बोलते हैं, फिर छोटा भाई बोलते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो बात अलग है कि बांग्लादेश की आबादी इज ऑलमोस्ट द सेम एज पाकिस्तान। सो बांग्लादेश जब भी इस फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी में जो आ रही है उसमें जाता है तो पाकिस्तान की तरफ जाने लगता है। जब वो एक लैंग्वेज और कल्चर आइडेंटिटी में रहता है तो वो इंडिया के करीब रहता है। और ज़्यादातर टाइम सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1971 बांग्लादेश हैड अ बांग्ला आइडेंटिटी। इनफैक्ट बांग्लादेश, भारत का नेशनल एंथम किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। बांग्लादेश का किसने लिखा? अमर शोनो बांग्लो, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। सो दो देश ऐसे हैं जिनकी जिनके नेशनल एंथम एक ही व्यक्ति ने लिखी है। इनफैक्ट जियाउर रहमान के टाइम, यानी बांग्लादेश के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मुजीबुर रहमान तो नॉन इलेक्टेड थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज जियाउर रहमान। सो जियाउर रहमान के टाइम पे देयर वाज अ मूवमेंट कि हम भाई इंडियन वाले को तो नहीं रखेंगे, तो हिंदू है, हम हिंदू के नेशनल एंथम नहीं रख सकते। बट देन देयर वाज नो पॉपुलर सपोर्ट टू दैट मूवमेंट। नोबडी सेड कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम ये सब क्या है, इज बांग्ला, हमें तो बांग्ला दें, रविन्द्रनाथ टैगोर इज बांग्ला, तो इन्हीं का चलेगा, और अभी भी चल रहा है उनका। सो इट्स अ, सो यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बांग्लादेश। व्हाट बांग्लादेश इज गोइंग राइट नाउ इज अननेचुरल फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अ बांग्ला आइडेंटिटी country, not an Islamic identity. इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं थी पाकिस्तान की तरह नहीं थी। और लगातार कुछ फोर्सेस, पाकिस्तान एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान हैव बीन ट्राइंग टू ब्रीड दिस फोर्स कि बांग्ला से ऊपर तुम्हारी रिलीजियस आइडेंटिटी है। जो आप इस वायलेंस साइकिल की बात कर रही हैं, ये 2-3 बार बांग्लादेश में आ चुका है ऐसे वायलेंस साइकिल्स। ये तभी आए हैं जब आइडेंटिटी शिफ्ट होने की कोशिश हुई है, और हर बार वो वापस स्टेबलाइज हो गई बांग्ला आइडेंटिटी में। तो दिस इज ऑब्वियसली अ फॉरेन फंडेड mission in Bangladesh. Obviously this is anti-Indian and the start of anti-Indian is to pick the minority. उस केस में हिंदूज हैं यहाँ पे, तो हिंदू माइनॉरिटी को वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा जो फंडामेंटलिस्ट आइडेंटिटी है उसके खिलाफ है, ये बांग्ला आइडेंटिटी है लेकिन ये इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए इट इज़ माई एनिमी। सो दिस ऑलवेज हैज़ हैपेंड। बांग्लादेश में पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हो चुका है। और अच्छी बात ये हुई है कि हर बार ये स्टेबलाइज हो जाता है, और इस बार मुझे लगता है कि इट विल अगेन स्टेबलाइज, बट इट्स वरीसम कि द गवर्नमेंट सीम्स स्लाइटली नॉन सीरियस अबाउट दिस। दे आर नॉट टेकिंग इट विद द सेम, यूनुस इसको उस तरह से नहीं ले रहे। अनफॉर्चुनेट दैट अ नोबेल लॉरिएट, पीस प्राइज मिला था यूनुस को, है ना। आई हैव मेट हिम अ फ्यू टाइम्स आल्सो, एंड यूनुस इज अ पीस प्राइज लॉरिएट। उनको नोबेल का पीस प्राइज मिला, जिसके पीछे ट्रम्प भाग रहे हैं, और उनको तो मिल चुका है। तो अब पीस लॉरिएट शुड हैव टेकन दिस मोर सीरियसली। आई होप ही डज, बिकॉज इससे इंडिया को फायदा होना वो अलग बात है। आप अपने देश की देखो, आपका देश एक विघटन में जा रहा है जहाँ वो कन्फ्यूजन में रहेगा। आधे बंगाली आइडेंटिटी बन जाएंगे, आधे फंडामेंटलिस्ट आइडेंटिटी बन जाएंगे, और दुनिया में कोई देश ऐसा प्रमाण नहीं है किसी देश का जिसने तरक्की करी हो, प्रोग्रेस करी हो, जिसमें विमेन राइट्स अच्छे रहे, जिसमें बच्चों का ध्यान रखा जाए, जिसके सोशल स्ट्रक्चर अच्छा रहे, और वो देश फंडामेंटलिस्ट हो। कभी नहीं हुआ। फंडामेंटलिस्ट कंट्रीज नेवर राइज, नेवर थ्राइव, नेवर प्रोग्रेस, एंड नोबडी बेटर टू अंडरस्टैंड इस बात को देन मोहम्मद यूनुस हिमसेल्फ। मोहम्मद यूनुस तो इसके भाई ग्रामीण, उन्होंने पूरा माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रक्चर लगाया जो ग्रामीण बैंक था, तो उनको तो पता ही होगा, उनका बैंक का नाम ही ग्रामीण बैंक था। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और जो टेलीकॉम लगाया उन्होंने, सो ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बांग्लादेश। एम्पावर करने वाला आदमी जो है, अब वो पॉलिटिकल प्रेशर में अपने ही कैरेक्टर के विरुद्ध नहीं चले जाएं, और फिर क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फिर वापस लाना मुश्किल हो जाएगा एक सोसाइटी को। तब आपको लग रहा है कि बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है जहाँ से कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में जा रहा है। अब इलेक्शंस में भी बहुत सारे उस तरह के जो लोग कट्टरपंथी ताकतें हैं वो इलेक्शन में तैयार हैं चुनाव लड़ने। कोई भी देश जिसमें इस तरह का भय का माहौल आ जाए, वो देश गर्त में जा रहा है, और अच्छा खासा था। बांग्लादेश डूइंग वेरी वेल।
एक पॉइंट पे शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश इज डूइंग रियली वेल। वो तो लास्ट का एक ईयर उनका काफ़ी गड़बड़ हो गया। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही थी। उसमें विमेन कितनी Women थी, जी। विमेन पार्टिसिपेशन इन Was वर्कफोर्स huge, हाँ। इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस साउथ एशिया, Yes. प्रॉब्ली द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा था विमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन रेट। सो दे वर डूइंग वेरी वेल। अब वहाँ से वो एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी में, इस गर्त में, इस कुएं में गिरना शुरू हो जाएंगे। दे विल लूज देयर ओन संस्कृति, विच इज़ बांग्ला संस्कृति, विच इज़ ब्यूटिफुल, बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जो आपको 3 तरफ से सराउंड करता है, जी। और बे ऑफ बंगाल में हमारा कंट्रोल है। आप इंडिया से आइसोलेट हो जाएंगे, विच इज़ इवन वर्स। और आप ऐसे रिलेशन को स्ट्रेन कर देंगे, पाकिस्तान अब खुद को नहीं बचा पा रहा है, आपको क्या बचाएगा? तो आप गलत दोस्त पकड़ लोगे और फिर दशकों में पीछे चले जाओगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड द वर्ल्ड हैज़ टू स्टॉप सपोर्टिंग दीज एलिमेंट्स, जो अलगाववाद फैला रहे हैं बांग्लादेश में। क्योंकि फिर क्या होगा, बांग्लादेश 2 पार्ट में आ जाएगा। अब जियोग्राफिकली या टेरिटोरियली टूटे ना टूटे, लेकिन सोशली तो 2 पार्ट में टूट जाएगा। छोटा देश और भी टूट जाएगा। और भी टूट जाएगा। मतलब छोटा तो एरिया में है वैसे तो, पॉपुलेशन बहुत है, 17-18 करोड़ इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, एंड इट कांट बेयर दिस, इट शुडंट। सर, ये शक्सगाम वैली की बात करते हैं, जिसमें 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इसे लेकर अभी भारत ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि चीन ने वहाँ पे कुछ जो ऑल वेदर रोड है उसको स्टार्ट किया है उसने। ये समझौता क्या था, इस पर कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं, और इसमें चीन किस तरह की जो है अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है? देखिए, मैं आई विल नॉट गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स ऑफ दिस अभी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, काफ़ी पुराना इशू है। लेकिन चाइना का देखिए एक टेंडेंसी है। चाइना, पहली बात तो चाइना इज़ डीलिंग इन टेरिटरी एंड पाकिस्तान इज़ डीलिंग इन टेरिटरी विच डज़ नॉट बिलोंग टू इट। हर बात में चाइना पाकिस्तान हैंड ओवर कर देता है वो टेरिटरी जो इंडिया की टेरिटोरियल राइट में आती है, पॉलिटिकल राइट में आती है। सो पाकिस्तान, और ये एक बार नहीं किया इन्होंने, बार बार करते रहते हैं। सो पहला तो ये है। चाइना फिर क्या करता है, इट बिल्ड्स ऑल दीज सिल्क रोड जो बनाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज सिमिलर एग्जांपल। उसको पोर्ट्स के एक्सेस चाहिए, उसको यूरोप में एक्सेस चाहिए, उसको पोर्ट्स का एक्सेस चाहिए, एंड दे आर यूजिंग पाकिस्तान एज अ ट्रेडिंग पार्टनर ऑन दैट, एंड पाकिस्तान इज सेलिंग व्हाट इट डजंट ओन। तो हर बार पाकिस्तान ये करता है। इन सारी ट्रेड, द एग्रीमेंट विच वी हैड ड्यूरिंग द post 1971 was that while LOC was made, but nobody was supposed to interfere, कि अब वहाँ पे हम उसको ट्रेड कर दें, हम इसको बेच दें, वो सब कर दें, तो दिस वी कांट डू। दिस इज समथिंग विच इज बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, एंड नाउ देखिए, पहले तो ऐसा कुछ नहीं करता था चाइना। उस समय 1960s में चाइना वॉज फ्लेजिंग पावर। नाउ दे आर बिल्डिंग दिस एक्सप्रेस वेज ऑल अक्रॉस into the Aksai Chin region, Yes. into Pakistan, into the ports, which is very detrimental for us for 2 reasons. One is ये चाइना को उन पोर्ट्स का एक्सेस दे देगा और उस मार्केट का एक्सेस दे देगा जो ट्रेडिशनली जिस पे हमारा कंट्रोल रहा है। इट्स इंडियन नेवी विच प्रोटेक्ट्स अरेबियन सी, चाइना डज नॉट, US डज नॉट। हम प्रोटेक्ट करते हैं उन सोमाली पायरेट से लोगों को सबसे ज़्यादा, जो सोमाली पायरेट्स होते हैं। वी प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट, रेड सी से लेकर के अरेबियन सी तक हम मैन कर रहे हैं। सो इट्स आर मैरिटाइम ड्यूटी। तो अब इसमें चाइना का इंटरफेरेंस आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, these highways which they are building have military impact for us, because ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा रीजन है, जो JNK का वो रीजन जो कॉन्फ्लिक्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट्स, दैट द रियल पर्पज इज नॉट जस्ट दिस। इसका जो दूसरा पर्पज ये है कि दे वांट टू बिल्ड मिलिट्री हाईवेज सो दैट एनी रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, टैंक्स एंड मटीरियल, वॉर मटीरियल कैन हैपन इन दीज हाईवेज। और ये हमारे लिए चिंता की बात ये हमारे लिए चिंता है, और बहुत बड़ी मिलिट्री चिंता की बात है। See, China is not like Pakistan. Let's be very honest in this, कि Pakistan is it's an irritant. पाकिस्तान कोई फॉर्मिडेबल मिलिट्री चैलेंज है नहीं हमारे लिए, अगर पाकिस्तान रहे। लेकिन पाकिस्तान एक साइड पे है, चाइना दूसरे साइड पे। चाइना इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। लेट्स एडमिट इट कि चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। वो तो US भी एडमिट कर रहा है, वो US से राइवल करने की कोशिश कर रहा है, वो US से लड़ने को तैयार है। चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और उससे बड़ी वो इकोनॉमिक पावर है, जाइंट हाउस है, एंड चाइना इज एक्सट्रीमली अनट्रस्टवर्दी। तो जब भी मैं चाइना गया हूँ ना, सो आई वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज वंस विद डॉक्टर कलाम इन बीजिंग यूनिवर्सिटी। उन बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, चाइनीज बच्चे थे, BA के बच्चे थे उनके, जो भी BA होता है उनके यहाँ। चाइना में दे टोल्ड मी कि ट्रीजन इज नॉट अ बैड क्वालिटी। अगर आप किसी को धोखा दे दो तो इतना बुरा नहीं माना जाता। अच्छा।
ये पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी? हाँ, वे पढ़ाया। आप सुनजू ले लीजिए, आप सुनजू, कॉन्फ्यूशियस, ऑल दीस पीपल जो उनके धर्मगुरु टाइप के हैं। सुनजू इज अ वेरी दार्शनिक जो थे उनके। दार्शनिक है सुनजू। आर्ट ऑफ वॉर लिखी। तो दो इन सब किताबों को पढ़ के बच्चे बड़े होते हैं। हम पढ़ के बड़े होते हैं क्या, गीता, वो पढ़ के बड़े होते हैं आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में क्या लिखा है, धोखा दो, कोई बुराई नहीं है। धोखा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वॉर। जो धोखे देगा वही जीतेगा। सबसे बड़ा हथियार तो झूठ बोलना होता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है जो वचन दो उसे पूरा करो। तो कल्चरली जब हम घरों में जो पढ़ते हैं ना, जो चीन के बच्चे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान की तो बात ही ना करिए। लेकिन तो इसलिए दे थिंक डिसीट, धोखा देना इज अ टैलेंट। जो चालाक है वो धोखा देता है, जो बेवकूफ़ है वो धोखा खाता है। हम ऐसा नहीं कहते, हमारा सिस्टम ही अलग है। सो हम अपने आईने से चाइना को समझ नहीं सकते। चाइना का आईना एकदम अलग है। इसलिए चाइना के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। चाइना ने सबको धोखा दिया है और आज से नहीं दे रहा है, वो देता ही आ रहा है। उसने जापानीज को धोखा दिया, उसने अमेरिकन को धोखा दिया है, उसने वियतनामीज को धोखा दिया और उसने हमें तो कई बार दिया है। पंचशील भी धोखा ही था जी। तो दिस इज व्हाट इट इज। और हम सब अपने आईने से सोचते हैं कि नहीं, जो हमने बोल दिया, जो प्राण जाए पर वचन ना जाए। और वहाँ पे तो कहते हैं कि वचन तो जाए और जो फायदा मिल जाए, है ना। सो दिस इज दी थिंग। तो चाइना के किसी कमिटमेंट को हम मान नहीं सकते, ये हम जानते हैं। और चाइना पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी के रूप में अब देखता है। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट लाइक अ डेड हॉर्स, लेकिन चाइना उसमें एक किसी तरीके से उसको चला रहा है और उसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।